हेलो बच्चा, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। देखो बच्चा, अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए हैं, तो ये जो हम स्मार्ट रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे बेटा। डेली की 20 से 25 मिनट आपको आराम से समझना है। उसके 20 से 25 मिनट आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ उसी की प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही करना है, ठीक है। डेली 20 से 25 मिनट पढ़ना है बेटा, आपके 70 आउट ऑफ 70 आएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे, वो भी हम स्मार्ट वे से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हम चारों चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़ेंगे। हमारा हेलो एल्केन्स का चैप्टर है, ठीक है, अल्कोहल वाला चैप्टर है, एल्डिहाइड वाला चैप्टर है हमारे पास, और अमीन्स वाला चैप्टर है बच्चा। इन चारों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर चारों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है? जैसे आपसे क्या पूछा बेटा, कन्वर्जन पूछा, वो किसी भी चैप्टर से कन्वर्जन आ जाएगा। अगर आपसे कंप्लीट द रिएक्शन पूछा, तो ए से बी आपसे, बी से सी पूछा, सी से डी पूछा, यहाँ से किसी और चैप्टर से पूछ लेगा, बी से सी के अंदर किसी और चैप्टर का कन्वर्जन डाल देगा, सी से डी के अंदर किसी और चैप्टर का कन्वर्जन डाल देगा। तो हर चैप्टर को पढ़ना, इंटरलिंक होना उनका आपस में बहुत जरूरी है। अगर आपने कनेक्टिविटी देख ली, किस तरह से टॉपिक आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक आपकी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मिड टर्म के बाद आप ऑर्गेनिक के चैप्टर कर रहे हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं बेटा, ठीक है। घबराना नहीं है, चाहे आपको आती है अभी तक, चाहे आपको नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक बहुत इजी लगेगी, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, वो हमारा शुरू होता है बच्चा नेम रिएक्शन से। जब तक आपने नेम रिएक्शंस अच्छे से नहीं पढ़ी, तो ऑर्गेनिक की बाकी जगह से क्वेश्चन निकालना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। अब नेम रिएक्शन आप यहाँ पर हम 2 दिन पढ़ेंगे बेटा। डे 1 आपके पास रहेगा, डे 2 आपके पास रहेगा, और तीसरे दिन दोनों को कंबाइन करके भी मैं आपको एक वीडियो डालूंगी डे 3 के अंदर, जहां पर नेम रिएक्शन आपकी अच्छे से हो जाएंगी। और यही डे 3 पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दूंगी, जो आपसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पूछी गई हैं, हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन के अंदर जब आप सारी की सारी नेम रिएक्शन बच्चा पढ़ते हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग माहौल आपको लगता है, ठीक है। तो आधी हम डे 1 पर पढ़ेंगे, आधी हम डे 2 पर पढ़ेंगे। अगली बात इंपॉर्टेंट, कि कुछ अभी तक आपका मिड टर्म का पेपर हो चुका है, ठीक है। मिड टर्म के बाद हमने तैयारी शुरू करी है। मिड टर्म के अंदर आराम से 20 रिएक्शन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पर आपके पास बाकी 20-25 रिएक्शन है, वो याद करना आपके पास काम रहेगा। वो आप जो पीछे भी 20 रिएक्शन को आप लोग पढ़ चुके हो बच्चा, वो बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। अगर नहीं भी है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी आप बहुत इजीली कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो आज हमारा काम है 10 रिएक्शन को याद करना। 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। यहाँ की हर रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछता है, ठीक है। देखो, सबसे पहली रिएक्शन जो आपके पास है, एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखो, एल्डोल कंडेंसेशन आपके पास किस तरह से काम करता है, ठीक है। देखो, इसके लिए आपके पास एक कंडीशन जरूरी होती है, या तो आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो बच्चा, ठीक है। आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हो, आपके पास एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन भी हो जाती है, आपकी कीटोन के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, और एक ग्रुप आपके पास, एक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन हो। मतलब अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास होगा, तो आपके पास रिएक्शन होगी, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन आपके पास नहीं होगी। तीसरी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा बेस की प्रेजेंस के अंदर होती है। पहला स्टेप आपका बेस का होता है, उसके बाद आप हीट डालते हो। हीटिंग जैसे ही आप करते हो मॉलिक्यूल का, तो आपके पास क्या बनता है, एल्कीन आपके पास बनता है। क्लियर है? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल के उसमें,
ठीक है, ध्यान से समझो बेटा कैसे है। देखो एल्डोल के अंदर क्या होता है, मान लिया कि 2 तरह की एल्डोल होती है, ठीक है? एक तो आपके पास सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होती है, एक आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है। सेल्फ का मतलब है एक मॉलिक्यूल आपके पास है, वही अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन करता है। क्रॉस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास क्या है, CH3CHO है, मैंने इसको इस तरह से ओपन कर लिया। अगला देखो मेरे पास ये भी क्या है, CH3CHO है, इसको भी मैंने इस तरह से ओपन कर लिया। ठीक है, अब बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अब जब आपके पास दो मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चा, आप सबसे पहले ये देखो कि एक मॉलिक्यूल के कार्बोनिल है, उसको आप सर्कल कर लो। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के का जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जो कार्बोनिल का कार्बन है, इससे अगला जो कार्बन होता है ना बच्चा, उसके पास जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास जो ये हाइड्रोजन आपके पास है, इसको ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ, आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। बात समझ में आई? तो आपने दो चीजों को हाईलाइट यहाँ पर करना है, पहला ये वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन वाला, और एक आपका कार्बोनिल वाला कार्बन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा काम, अगर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं कि आपके पास एल्कीन क्या बनेगी बच्चा, तो सीधा आंसर आपको बता रही हूं कि ये जो दो आपके पास कार्बोनिल कार्बन है और ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है। देखो कैसे, ये आपके पास CH3 है, ये मेरे पास कार्बोनिल वाला कार्बन था। ठीक है, ये वाला कार्बोनिल का कार्बन, ये हाइड्रोजन इसके साथ, और ये वाला आपके पास अल्फा वाला कार्बन है बच्चा, इसके पास क्या है, आपके पास CH2 बचेगा, इधर हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या है, CHO आपके पास है। आपने क्या किया, इनके बीच में बेटा डबल बॉन्ड आपके पास बनेगा। बात समझ में आई? यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, देखो आपके पास क्या किया है, ये जो आपके पास कार्बन है, फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो आपके पास बेटा कार्बन है, ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है, और जिसके पास हाइड्रोजन है, अल्फा का हाइड्रोजन वाला कार्बन है, इन दोनों के बीच में एल्कीन बनती है, इन दोनों के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी जो एज इट इज ग्रुप थे साइड में, वो आपने ऐसे के ऐसे लगाने हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है एल्डोल कंडेंसेशन का। ये कब होता है, जब आपने क्या किया, NaOH प्लस में आपने हीट किया, तब आपके पास होता है बेटा। ठीक है, अगर आपको सिंगल स्टेप में करना है तो सिंगल स्टेप में देखो क्या क्या होना पड़ेगा, आपके पास ये जो कार्बोनिल वाला का ऑक्सीजन है ना बेटा, ये आपका किस में बदलता है, कार्बन OH के अंदर बदलता है। ये जो कार्बोनिल वाला आपके पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर OH होता है, और ये वापस से किसके साथ जुड़ेगा, वही अल्फा वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH2, इधर आपके पास क्या है, CHO है। ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो बच्चा, तो यहाँ से ये OH और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपके पास वापस से क्या बन जाएगा, ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया था सर्कल वाला, ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर हुई बात? सिंपल सा फंडा है, एक का कार्बोनिल कार्बन, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके। ठीक है, अब देखो आपके पास इस रिएक्शन के अंदर, ये आपके पास, इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखो आपके पास CHO है, ठीक है, इधर अल्फा कार्बन आपके पास है, इस CHO को ही कर लेते हैं सिर्फ, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा कार्बन वाला है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है बेटा। देखो क्या है, ये कार्बोनिल वाला कार्बन, ये CHO है, पहले क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड O की जगह OH आपके पास आया, इधर एक H था वो हट गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि यही H आपके पास क्या हो रहा है बेटा, इस OH के पास जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से OH गया और एक हाइड्रोजन गया, बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर आप एक स्टेप में रिएक्शन करोगे, तो आपने क्या किया है, यहाँ पर इस कार्बन को और इस कार्बन को, दोनों को आपस में ज्वाइंट किया है, और डबल बॉन्ड आपके पास क्रिएट हो गया। तो ये आपके पास है एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब बात करेंगे सेल्फ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। एक टिपिकल सा एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ, ताकि आपके सारे एग्जांपल हो जाएंगे। ध्यान से सुनना बच्चा।
आपने क्या किया, एक CH आपने लिया, CH3CHO ले लिया, एक आपने ले लिया CH3CH2, CH, इधर आपके पास CH3, इधर आपके पास क्या है, CHO है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई तो एल्डोल में मार नहीं खाओगे। ठीक है। अब देखो आपको ये देखना है कि कार्बोनिल कार्बन और आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है। पहले तो मैंने कार्बोनिल कार्बन वाला है, इस CHO को इस तरह से लिख दिया, इसके भी CHO को मैंने इस तरह से बेटा लिख दिया। ठीक है। अब देखो आपको एक कार्बोनिल चाहिए, पहले देखो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, ये भी अल्फा है बेटा, इसके कंपैरिजन में ये भी अल्फा है कार्बोनिल के उससे आपके पास। ठीक है। आपके पास इधर देखो इस वाले के ये भी आपके पास अल्फा है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अल्फा है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो मैं पहली सिचुएशन क्या कर रही हूँ कि इधर वाले का तो कार्बोनिल कार्बन ले ली हूँ लेफ्ट वाले का, और राइट वाला का जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है इसके बीच में रिएक्शन कर रही हूँ। मतलब आपने क्या किया, केस वन जो आपके पास है ये ए मॉलिक्यूल मान लो, ये बी मान लो, कि ए का तो कार्बोनिल वाला के साथ रिएक्शन कराया, बी का आपने अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है उस वाले के बीच में आपने रिएक्शन को कराया। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, केस टू क्या बन सकता है कि जो ए वाला है बेटा इसका तो आप अल्फा हाइड्रोजन ले लो, बी वाले का कार्बोनिल ले लो। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो, बी वाले का कार्बोनिल कार्बन के बीच में रिएक्शन करा लो। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों पॉसिबिलिटी हमें देखनी है कि आंसर हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है। तो देखो आपके पास क्या होगा, इधर मेरे पास है CHO, आपको क्या करना था, कार्बोनिल के कार्बन का और आपके पास अल्फा हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है बेटा दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। देखो आपके पास CH3 है, इधर आपके पास कार्बन है, इसके एक बगल में आपके पास हाइड्रोजन है। मैं आपको क्या करा रही हूँ, सीधा आपको प्रोडक्ट बना के दिखा रही हूँ। ठीक है। आपके पास क्या होगा, चलो प्रोडक्ट नहीं, आप वन बाय वन स्टेप में कर लो कि इसने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो ये डबल बॉन्ड O जो आपके पास है बेटा वो किस में कन्वर्ट होगा, OH में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये वाला कार्बन देखो आपके पास क्या है, एक आपके पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन इसका हटके कहाँ गया था, ऊपर गया था। अब बचा क्या है, ध्यान से देखना बेटा, इसके साथ क्या है, एक साइड में तो आपके पास लेफ्ट साइड में तो इथेन आपके पास है, इथाइल ग्रुप है, मतलब CH2CH3 ग्रुप है। एक साइड में इसका CH3 लगा हुआ है, एक साइड में आपके पास क्या है, CHO ग्रुप आपके पास है। तो ये आपके पास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। जब आपने इसमें काम किया, ध्यान से समझना, आपको क्लियर हुई ना बात, कि इस तरह से कोई भी रिएक्शन होगी बेटा आपको बॉन्ड क्या बनाना है, कार्बोनिल कार्बन है और इसके कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं उल्टा करती हूँ, उल्टे पे भी ध्यान से समझना, अगर मैंने उल्टा रिएक्शन कराया मतलब CH3CH2 कार्बन है, CH3 आपके पास है, इधर एक H आपके पास है, इधर CHO आपके पास है। ठीक है। इधर आपने इसका क्या लिया, कार्बोनिल आपने लिया, दूसरा क्या है, CH3 आपके पास है, CHO है। अब आपने क्या कराया, इसका कार्बोनिल और इसका जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है बेटा इसके बीच में बॉन्ड बनाना है। तो क्या होगा, CH3CH2 कार्बन, इधर आपके पास CH3, यहाँ पर H, इधर कार्बन, सीधा लास्ट में प्रोडक्ट बना रही हूँ बेटा, डबल बॉन्ड आपने बनाया, इसके पास में हाइड्रोजन था ये वाला, तो यार हाइड्रोजन आपने किया, अल्फा कार्बन ये वाला जो आपके पास है कैसे आएगा, CH, आपके पास CHO, इस तरह से ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब कोई भी किसी भी तरह का केस है बेटा, दो तरह की आपके पास क्या बनेंगी, यहाँ पर एल्कीन देखने को मिलेंगी, अगर केसेस अलग अलग होंगे तो तीन केसेस होंगे तो तीन तरह की एल्कीन देखने को मिलेंगी। अब कौन सी एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी, वो कौन सी रहेगी बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास जो होती है वो आपके पास क्या है, ज्यादा स्टेबल है। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आपके पास है इसकी साइड में देखना है कि आपके पास क्या है। मान लिया एक H है, इधर आपके पास CH3 है, इधर CH2CH3 है, इधर आपके पास CH3 है, और एक आपने एल्कीन बेटा बनाई, इधर H है, इधर H है, इधर R है, इधर R है। तो देखो इधर देखो, एक
3, 3 जगह पे आर है, इधर देखो आपके पास 2 आर हैं, तो जितने ज़्यादा आर आर रहेंगे ना बेटा, वो उतना ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। इसका मतलब वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल बनेगी। तो जब भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला जो केस है, वही आपको लेकर चलना है, लेस वाला नहीं लेकर चलना। समझ आया? कंसेप्ट समझ में आया बेटा? ठीक है? अगर आपको बाय नेम रिएक्शन पूछता है पेपर के अंदर, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो आप लोग दे सकते हो। क्लियर है? याद रहेगा आपको? ठीक है? ऐसे ही क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है बच्चा, उसका एग्जाम्पल है कि आपने कार्बोनिल कार्बन आपके पास है, इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन आप लोगे। ठीक है? ये अल्फा हाइड्रोजन लोगे, ये कार्बोनिल का कार्बन लोगे, दोनों को अटैच करोगे। देखो कार्बोनिल का कार्बन है आपके पास, ठीक है, इधर, तो आपस में क्या करेंगे, दोनों अटैच करोगे, डाइल्यूट HCl NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास अल्कोहल। पहला स्टेप यहाँ पर दे रखा है। ठीक है? अब देखो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन को क्या कैसे याद करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखो आपको क्या करना है, आपने बेंज़ल्डिहाइड ले लिया बेटा, ठीक है? आपके पास एल्डिहाइड है, यहाँ पर भी CHO भी, मतलब एलिफेटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो। ठीक है? अब आपने क्या किया, एल्डिहाइड, बेंज़ल्डिहाइड लिया, उसके अंदर आप सिंपल बेस डालते हो, और जब आप बेस डालते हो ना, आपके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो अल्कोहल बनता है और एक एसिड का सोल्ट बनता है। क्या बनता है? एसिडिक सोल्ट आपके पास बच्चा बनता है, ये आपके पास कैनी-ज़ेरो रिएक्शन होती है। अब कैसे ध्यान में रखना है, देखो ऊपर साइड में पढ़ते हैं, यहाँ देखो, हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं बेटा, कि आपके पास जो अल्कोहल होता है, अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन आपके पास बनेगा। उसका ऑक्सीडेशन कराया, मतलब ऑक्सीडेशन अगर आपने इसका कराया, तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अब जब हम कैनी ज़ेरो रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो ध्यान में रखना, कैनी ज़ेरो, कैनी कैनी मतलब कैन, कैनी ज़ेरो, 2 कैन, आपका आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट के अंदर 2 कैन बनानी है। मतलब आपको लेकर क्या चलना है, एल्डिहाइड आपके खाते में रहेगा बेटा, एज अ रिएक्टेंट आपके पास रहेगा। ठीक है? आपने इसके अंदर बेस डाला, सिंपल NaOH आपने यहाँ पर डाला, तो आपकी 2 कैन बनेंगी। 2 कैन कौन सी, एल्डिहाइड से लेफ्ट में भी चले जाओ, राइट में भी चले जाओ, लेफ्ट में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो एक तो अल्कोहल बनेगा, प्लस में आगे क्या आता है, ऑक्सीडेशन करते हो एसिड आता है ना, तो एसिड की जगह एसिड का क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, क्योंकि NaOH के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो। तो दूसरा क्या बनेगा, एसिडिक सोल्ट आपके पास बन जाएगा। ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड आपस में ही रिएक्ट करता है बेटा, क्योंकि 2 चीज़ें बनानी है ना, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है? आपने क्या डाला, NaOH डाला, तो सिंपल सा काम है। देखो बेंजीन बनी है, तो आप क्या करोगे, इस बेंजीन, आपने जो बेंजीन यहाँ पे बनाई, ये बेंजीन जो बेटा आपके पास है, इस बेंजीन को आपने क्या किया, एज इट इज बना दिया। ठीक है? अब देखो CHO एक कार्बन है ना, तो यहाँ पे एल्डिहाइड एक कार्बन से बना है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH बनेगा, मतलब बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। इस बात का ध्यान देना। ठीक है? इसके बाद देखो दूसरे का क्या बनेगा, एसिड बनाना है, तो बेंजीन आपने बनाई, एक कार्बन है, तो एक ही कार्बन का एसिड, एसिड का मतलब होता है COOH। ठीक है? लेकिन आपको सोल्ट बनाना है, तो H की जगह क्या डालोगे बेटा, Na डालोगे, तो सोडियम बेंजोएट आपके पास है, वो यहाँ पर बन जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कैनी ज़ेरो रिएक्शन। याद रहेगी सभी को। कैनी का मतलब याद रखो, 2 कैन से आपके पास 2 कैन बनेंगे। एल्डिहाइड आपको लेना है बच्चा, एल्डिहाइड आपको लेना है, एक आपने अल्कोहल बना दिया, एक आपने क्या बना दिया, एसिड का सोल्ट बना दिया। इसके बाद देखो बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर भी बेंजल्डिहाइड आपने रिएक्शन कराया है, इसको करते हैं अल्कोहलिक KOH प्लस में हीट करते हैं। ठीक है, बेंज़ोइन बनता है। बेंज़ोइन का मतलब है जो दोनों बेंज़ीन आपके पास हैं, इसके पास एक तो कार्बोनिल आपके पास रहेगा, एक CH के पास क्या रहेगा, OH रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, बेंज़ीन बोलते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, CBSE कम पूछती है बेंज़ोइन कंडेंसेशन को। ठीक है, इसके बाद मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फिर से आपके पास रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। देखो बेटा, जब भी नाम बोला जाता है ना, ये नाम पूरा बोला जाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन।
इसका मतलब क्या है कि आपका इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास बेटा, और एडिशन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन आपके पास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कार्बोनिल दिखेगा ना, सीओ दिखेगा, तो इस सीओ को ये क्या करता है, CH2 के अंदर बदलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। मतलब रिडक्शन बेसिकली हो रहा है, सीओ को क्या कर रहा है, CH2 के अंदर कन्वर्ट आपके पास कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, आपके पास दो तरह की रिडक्शन रिएक्शन है। एक तो आपके पास होती है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन आपके पास बेटा, और एक आपके पास होती है वुल्फ किश्नर रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इसका नाम जब भी लोगे पूरा लेना, ताकि आपको याद रहे रिएक्शन के अंदर क्या है। अब दोनों रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों का काम है सीओ को CH2 के अंदर बदलना। बस फर्क दोनों में क्या है, दोनों में फर्क किस चीज का है, रिएजेंट का फर्क है। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन का मतलब है कि आपने जिंक अमलगम लिया, प्लस में डाइल्यूट HCl डाला और प्लस में हीट कर दिया बेटा, तो आपके पास होगा क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के अंदर क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर मान लिया कि आपने CH3CO CH2 आपने लिया, CH3 लिया, आपने बेटा इसमें जिंक अमलगम डाला, प्लस में डाइल्यूट HCl डाला, थोड़ा सा हीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस CO को CH2 में बदल देगा। मतलब आपके पास फाइनली क्या बन रहा है, एल्केन आपके पास बन रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। कल हम रिएक्शन पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। वो भी क्या करेगा, सीओ को CH2 में बदलेगा। उस टाइम मैं आपसे पूछूंगी कि क्लेमेंसन आपको याद है या नहीं याद है। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, हाइड्राजीन आप लेते हो, KOH इथाइलिन एल्कोहल की प्रेजेंस में आप रिएक्शंस को कराते हो। ठीक है, बस रिएजेंट आपने चेंज किया है बेटा वहां पे। यहाँ पे क्या है, क्लेमेंसन के अंदर जिंक अमलगम आएगा डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, आपका कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जब हम पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर टॉपिक के साथ साथ में पढ़ेंगे, तो आपको हर लेक्चर को बड़े अच्छे से देखना है, अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 लिखने हैं तो। ठीक है भाई, इसके बाद देखो कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आपने मिड टर्म से पहले भी पढ़ी होगी बेटा। हमारे पास दो केस पेपर के अंदर आते हैं, दोनों मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं बोर्ड पे। ठीक है, देखो कपलिंग रिएक्शन के अंदर कपलिंग होती है, कपल कर रहे हैं आपस में। ठीक है, अब आपके पास क्या है, डाइजोनियम सोल्ट आपके पास है। डाइजोनियम सोल्ट की आपने फिनोल के साथ रिएक्शन कराई और आपने एनिलीन के साथ रिएक्शन कराई। ये दोनों रिएक्शन पेपर के अंदर पूछता है। ठीक है, अगर आप फिनोल की कराते हो बच्चा, तो आपने OH नेगेटिव की प्रेजेंस के अंदर आप लोग कराते हो 0 से 5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के बीच में। एनिलीन का करते हैं तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, इस तरह से कराते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, एक चीज का ध्यान में रखना, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको बेटा, जब आप फिनोल लिखते हो ना, ये फिनोल आपके पास है तो इसकी पैरा पोजिशन वाला हाइड्रोजन जाता है। एनिलीन है, एलिनीन की पैरा पोजिशन वाला हाइड्रोजन है जाता है। अब यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन है ना, इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये HCl बाहर निकल जाता है और ये दोनों आपस में कपल हो जाते हैं, इसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, आपका जो OH का पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन है बच्चा, ये जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इतनी इजी रिएक्शन को गलत कर देते हैं और वो OH या तो लगाते ही नहीं है या फिर OH वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो पेपर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट था बेटा, आपने N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, आपने इसके अंदर फिनोल डाला, या आपके पास फिनोल है। फिनोल का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन बेटा, यहाँ सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं ना। ठीक है, आपने इस HCl को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये N2 आपके पास बेटा, और इधर आपके पास क्या है, फिनोल है। या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको पूरा खोल के लिखो, ये N आपके पास डबल बॉन्ड N, इधर आपके पास क्या है, एज इट इज फिनोल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर NH2 होता तो NH2 एज इट इज रहता, बाकी पूरी रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन आपके पास सेम वे से होती। ठीक है, इसके बाद अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अभी पहचानेंगे कि हम किस तरह से बेटा इसको याद करेंगे। ठीक है, इधर देखो, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन नाम से आपको रिएक्शन याद हो जाएगी। देखो अमीन आ रहा है ना बेटा,
तो आपका अमीन वाले चैप्टर से है बेसिकली। कार्बाइल अमीन का मतलब है अमीन आपको लेना है स्टार्टिंग में, तो हमने क्या लिया, चाहे आप एलिफेटिक अमीन लो चाहे आप एरोमेटिक अमीन लो, ठीक है। अब देखो कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन देखो, कार्बाइल अमीन, एक चीज नाम से पता चल गई कि आपको लेना क्या है, रिएक्टेंट के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, रिएक्टेंट के अंदर आपको अमीन लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जब आप प्रोडक्ट बनाओगे ना तो इस रिएक्शन के नाम को उल्टा पढ़ो बेटा। पहले क्या है, अमाइन, अमाइन का मतलब किससे होता है, नाइट्रोजन से। कार्बाइल आपके पास है मतलब कार्बन से। तो उल्टा देखो, पहले एन आता है फिर सी आता है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो एनसी बनेगा। एनसी का मतलब है आइसोसाइनाइड आपका प्रोडक्ट के अंदर बनेगा। ये बात क्लियर हुई आपको। कार्बाइल अमीन रिएक्शन के अंदर अमीन से रिएक्शन शुरू होती है, आइसोसाइनाइड आपके पास बनता है बेटा। कार्बाइल अमीन मतलब एनसी, मतलब आइसोसाइनाइड आपके पास बनेगा, मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा, इसीलिए उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। रिएजेंट आप क्या ध्यान में रखते हो बेटा, रिएजेंट यहाँ पे डालते हो क्लोरोफॉर्म, प्लस में अल्कोहलिक KOH डालते हो। बहुत कम रिएक्शन है आपके पास, दो तीन ही रिएक्शन है बेटा जहां आपको क्लोरोफॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, या अल्कोहलिक क्यूएच आपको देखने को मिलेगा। उनमें से एक आपकी कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, आपके पास सिंपल अमीन आपके पास है, आपने उसके अंदर क्या डाला, आपने यहाँ पे आपने क्लोरोफॉर्म डाला, प्लस में अल्कोहलिक क्यूएच डाला, थोड़ा सा हीटअप कर दिया, तो क्या होगा, जितने कार्बन एटम थे ना बेटा, CH3 CH2 एज इट इज रहेगा। NH2 की जगह NC लग रहा है, मतलब H2 हटा दो, C लगा दो वहां पे, NC आपके पास मतलब आइसोसाइनाइड आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, और KCl और वाटर आपका ऐसा बाहर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। अगला देखो, अगर मेरे पास बेंजीन, आपके पास एनिलीन है, एनिलीन के अंदर भी आपके पास एनिलीन है बेटा, एनिलीन के अंदर भी क्या है, आपने क्लोरोफॉर्म डाला, KOH अल्कोहलिक डाला, हीट किया, तो वापस से क्या है, बेंजीन एज इट इज रही है, आपने क्या डाल दिया, NC लगा दिया NH2 की जगह, और KCl और वाटर आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल गया। क्लियर रहेगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे देखो, दो रिएक्शन आपके पास है सीधी, गेटरमैन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को मैंने साथ में लिखा है, एक गेटरमैन रिएक्शन है, एक आपके पास गेटरमैन कोच रिएक्शन है। अब गेटरमैन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बेटा ध्यान होगा, आपके पास क्या है, आपके पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन, आपके पास डाइजोनियम सोल्ट है। आप यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन पढ़ते थे, थोड़ा सा ध्यान करो, एक आपके पास होती थी सैंडमियर रिएक्शन, और एक आपके पास होती थी गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो सैंडमियर के अंदर सैंड, सैंड का मतलब है मॉलिक्यूल, सैंड मतलब मॉलिक्यूल टाइप का, तो यहाँ पर आप क्या लेते थे, क्यूप्रस हैलाइड लेते थे बेटा, याद आया। और अगर गेटरमैन कराते थे तो यहाँ पर आपने क्यूप्रस हैलाइड एज अ मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे क्या करते थे, कॉपर HCl लेते थे, HX लेते थे, ये गेटरमैन रिएक्शन थी। होता क्या था, अगर X मेरे पास Cl है तो आपके पास क्या बनता था, क्लोरोबेंजीन, अगर Br है तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन, अगर आपके पास Cn है, CuCN, तो आपके पास साइनोबेंजीन बन जाता था। सेम वे में गेटरमैन के अंदर है, क्लोरोबेंजीन या फिर आपके पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन आपके पास बनेगा, जैसा यहाँ दिया है, ठीक है। देखो रिएक्शन पहचानो, आपके पास क्या है, कॉपर HCl दे दिया, क्लोरोबेंजीन, Br दे दिया, ब्रोमोबेंजीन। और अगर क्यूप्रस, दोनों को रिएक्शन करके क्या बनता है, क्यूप्रस हैलाइड बनता है, अगर ये दे देता तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाता, सैंडमियर रिएक्शन हो जाता। क्लियर है, इसे बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है बेटा वो आपके पास है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब इसको कैसे याद करना है, इसके नाम के अंदर ही आपके पास आंसर छुपा है। देखो गेटरमैन कोच, कोच, को मतलब CO, बीच में देखो कोच के अंदर CO आ भी रहा है, OC भी, उल्टा देखो CO आपको दिखाई भी दे रहा है, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर CO प्लस HCl डालना है बेटा। कोच आपके पास याद रहेगा, आपने क्या लिया, बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर COHCl डाल दिया, लिवाइस एसिड की प्रेजेंस के अंदर AlCl3 प्लस CuCl, इसकी प्रेजेंस के अंदर डालोगे बेटा, क्या बनेगा, आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड यहाँ बन जाएगा, मतलब CHO ग्रुप आपके पास लग जाएगा, ठीक है। पहले 6 कार्बन थे, यहाँ कितने हो गए, 7 कार्बन आपके पास हो गए। तो अगर आपको कार्बन बढ़ाना है तो आप गेटरमैन कोच रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, अकॉर्डिंगली जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है।
याद रहेगा गेटरमैन कोच रिएक्शन, कोच कोच में क्या है, CO प्लस HCl है और क्या डल बनेगा आपके पास, CHO बनेगा। आप इसके नाम के अंदर ही देख सकते हो बेटा, दोबारा देखो, कोच कोच कोच, COH आपके पास, कोच COCH, कोच आपके पास, ठीक है, ये कोच होता है। अब देखो कोच के अंदर CO देखा तो आपने CO प्लस HCl एज अ रिएजेंट आपने डाला बेटा, बनेगा क्या, देखो आप इसी के कोच के अंदर ही देख लो, CHO लास्ट वाला जो आपके पास CHO दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट के अंदर CHO आपका ऐड होता है। तो ध्यान में रखना, गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर इस तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। याद हो गया साथ के साथ, ठीक है। इसके बाद देखो अगला हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, पेपर में पूछता है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2 गैस। अब CO2 गैस के लिए आपके पास COO, आपके पास ग्रुप के अंदर ये ग्रुप होना भी तो चाहिए ना बेटा, अगर आपको CO2 निकालना है। तो इसका मतलब रिएजेंट के अंदर आप क्या लोगे, आप यहाँ पर बेंजोइक एसिड लोगे। आपने क्या लिया, COOH वाला ग्रुप लिया। बीच में क्या डाला, इसमें क्या डालते हैं, हमेशा सोडा लाइम डालते हैं। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस में CaO, ठीक है, प्लस में आपने थोड़ा-सा आपने इसको किया है, टेम्परेचर रखा 630 केल्विन के आसपास। तो आपने क्या किया, एसिड आपने लिया, एसिड के अंदर सोडा लाइम आपने डाल दिया बेटा, हीट कर दिया, तो फाइनली क्या होगा, आपने CO2 हटा दिया। अब ध्यान से समझना, CO2 हटा, ये जो CO2 है ये हट गया बेटा, तो क्या जुड़ गया, H ही तो है, मतलब क्या बन गया, बेंजीन आपके पास बन गया। और साइड प्रोडक्ट क्या हो गया, Na2CO3 प्लस वाटर आपका ऐसा साइड प्रोडक्ट आपके पास बन गया। क्लियर है, तो ये हमारे पास 10 रिएक्शन है, 10 क्या, एक हमने सैंडमियर को भी कवर अप कर लिया, ठीक है। तो 11 रिएक्शन आज हमने याद करी है। सभी 11 रिएक्शन को बच्चा कॉपी के अंदर लिख कर देखना है, मेरी हर बात को ध्यान से करना, ठीक है। आपको कॉपी के अंदर इन रिएक्शंस को लिख कर देखना है, और लिखने के बाद जहां पर भी आप बैठते हो क्लास के अंदर, वहां पर भी इस पन्ने को आप लोग चिपका लेना, और या सोते हो जहां पर भी आपका अपने रूम के अंदर है, वहां पर भी इस पन्ने को लगा लेना, ताकि डेली आप इन रिएक्शंस को एक बार पढ़ लो। अगर आपकी नजर लगेगी बेटा, ऑर्गेनिक तभी याद होगी, अगर आपने महीने का भी गैप छोड़ दिया ना, तो आपको फिर से बैक जाके शुरुआत करनी पड़ेगी, मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, यहाँ पर हम हर इजी वे से, स्मार्ट वे से पढ़ेंगे बेटा। आपके माइंड मैप वगैरह हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ताकि रिएक्शंस आपकी एज अ सम अप आप कर सको।